अब मैं नाम है आशीष आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये हो रहा है लेक्चर नंबर 5 का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी बेसिक्स लेके एडवांस तक, जिसमें सारी थ्योरी, सारी जे मेंस के क्वेश्चन, सारी जे एडवांस के क्वेश्चन, जितने जे मेंस के पीवाईक्यूज आए हैं, जितने जे एडवांस के पीवाईक्यूज आए हैं, उन सभी को टाइप वाइज कवर कर लेते हैं। ठीक है भैया, ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, जिसमें हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को। इसमें आज हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं, डिटेल में कवर करने वाले हैं, और आज का टॉपिक जो होने वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जे मेंस में क्वेश्चन काफी कुछ आते हैं इस टॉपिक से। जे एडवांस मैंने कहा जे एडवांस में आएंगे, जो जो आएंगे वो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अगर बात करें लेक्चर नंबर 4 तक, मैंने क्या हमने डिस्कस किया था भैया। आप लेक्चर नंबर 4 तक ना थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स आप कर रहे थे। मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स, हाँ भैया थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स भैया ऐसे कुछ टर्म्स थे भैया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर किसी आइडियल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं भैया। मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स में क्या क्या टर्म्स आते हैं भैया, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क डन, हीट, ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स में आती हैं भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता सकते हो? हाँ भैया, आपने डिस्कस स्टार्ट किया था ना भैया, आप इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट किए थे भैया। मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी होती है ना भैया, पहली बार उसे इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। हाँ भैया तबीयत कर याद ज्यादा देर बोलता हूँ ना तो गलत दर्द करता है, छोड़ो यार। हाँ, तो मैंने कहा इंटरनल एनर्जी क्या होती है बता सकते हो? हाँ भैया, इंटरनल एनर्जी क्या होती है अच्छे से बता सकता हूँ। एक सिस्टम है, उसके अंदर की एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है, पर भैया काफी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। आप पहली बार तो डिस्कस करते हो आइडियल गैस के लिए। हाँ, थर्मोडायनामिक्स में हम जो भी स्टडी करते हैं आइडियल गैस के लिए करते हैं। हाँ भैया, तो अगर मान लो आइडियल गैस के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी पे बेसिस रहती है। मैंने कहा क्यों? पोटेंशियल एनर्जी और सारी एनर्जी जितनी होती है इंटरनल एनर्जी में आती है, काउंट होती है, वो क्यों नहीं भैया। पहली बात तो आप आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हो, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम और जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। बस वही एनर्जी जो सबसे बड़ी एनर्जी होती है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी मानते हैं। मैंने कहा काफी अच्छा यार, उसी को तुम इंटरनल एनर्जी मानते हो? हाँ भैया, उसी का फॉर्मूला आता है भैया 3/2 एनआरटी करके फॉर्मूला आता है भैया। मैंने कहा उसके बाद कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ भैया, और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी बनते हैं। मैंने कहा उसका अगला टर्म क्या है भैया? अगला टर्म आपने बताया था भैया एंथैल्पी को। भैया एंथैल्पी आपने कहा कि कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा ड्राइव्ड वर्जन है किसका? इंटरनल एनर्जी का। मैंने कहा क्या मतलब? तो मैं मतलब समझ नहीं रहा हूँ भैया। एक सिस्टम है, बस उस सिस्टम को क्या करो ना, उस सिस्टम को ऊपर से ओपन कर दो, उस वेसल को ऊपर 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 से ओपन कर दो, और उसका प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। अब जो उसके अंदर की एनर्जी होगी ना, उसको एक नया नाम दे देंगे, उसे कहेंगे एंथैल्पी भैया। और उस एंथैल्पी के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक को प्रेशर कांस्टेंट करके पूछते हैं चेंज इन एंथैल्पी कितना है, एक प्रेशर वेरिएबल करके पूछते हैं चेंज इन एंथैल्पी कितना है, और उसके बीच में तीसरा कॉन्सेप्ट ला देते हैं, बोलते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चेंज इन एंथैल्पी आएगा, उसका क्वेश्चन बता दो। एक जे मींस में उस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। हाँ भैया ठीक है। आपने ये डिस्कशन किया था, मैंने कहा काफी अच्छा यार। और कुछ? हाँ भैया, आप उसके बाद वर्क डन, हीट पे काफी कुछ वो किए थे, मतलब डिस्कशन किए थे भैया। अब ना भैया लास्ट टॉपिक था आपका वर्क डन, आपने डिस्कस किया था वर्क डन को लास्ट टॉपिक ऐसा भैया। आपने लास्ट में बहुत कुछ वर्क डन में बताया था, काफी कुछ डिटेल में बताया था, काफी सारी थ्योरी बताई थी, पर लास्ट में यही बताया था दो चीज जो कि मेन चीज रख रहा है। एक सिस्टम है, अगर उसमें वर्क डन, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट हुआ, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी करके आएगा भैया, इंटू डेल्टा वी करके आएगा भैया। क्या? वर्क डन भैया। अब इसे पी एक्सटर्नल क्या है भैया? कांस्टेंट है भैया। ने कहा ठीक है। अब ये क्या है? V2 माइनस V1 भैया। अगर वॉल्यूम चेंज होगा इतना होगा, इसलिए भैया अगर मान लो प्रेशर वेरिएबल हुआ, तो प्रेशर वेरिएबल हुआ, ये प्रेशर वेरिएबल के लिए आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना भैया, वो पी एक्सटर्नल इंटू वी इनका होल इंटीग्रल V1 से V2 तक। ये था भैया। प्रेशर को अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं, प्रेशर वेरिएबल है, उसके लिए हमें इस प्रेशर को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। कहां से? V1 से V2 तक। V1 से V2 तक होने में कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, कितना कितना चेंज हो रहा है, उन सभी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे, ये फॉर्मूला बन के आता है भैया। एक छोटा सा था भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब तो बड़ी बात नहीं है, पर आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा बड़ा जाएगा, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी कवर कर देंगे, पर सारी चीजें कवर करूंगा, डिटेल में कवर करूंगा, और आपका मन उस टॉपिक से रिलेट करता रहूंगा, ठीक है ना। मतलब काफी सारे टाइप आएंगे, सब टाइप्स आएंगे उसमें, पर मैं ऐसा कोशिश करूंगा अच्छे से आपको रिलेट करा पाऊँ। आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ बेच 5 मिनट हो गए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है।
मैंने कहा आज क्या बढ़ते क्या, मैंने कहा इतना हो गया ना, हाँ मैंने कहा डाल दो जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने कहा ये भैया बहुत बड़ी टॉपिक है, मैंने कहा ना ये तो 2 मिनट का टॉपिक है, ये 2 मिनट का टॉपिक है, वैसे एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा इसको डिस्कस कर दो, उसके बाद मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ ना, वो हीट कैपेसिटी पे बात करते हो। हीट कैपेसिटी भी है, वो भी छोटा टॉपिक है। मैंने कहा बात सुनो मेरी, बस तुम सुनो, बस जितना बताया जा रहा हूँ उतना सुनो। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने कहा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ है नहीं, ये ऐसा लॉ है जो फर्स्ट लॉ के बाद में आया। अब फर्स्ट लॉ क्या था भैया, जो भी था भैया, फर्स्ट लॉ के बाद में ये लॉ आया, तो इसका नाम, इसका इसका नाम जो था सेकंड लॉ होना चाहिए था, पर साइंटिस्ट ने कहा भैया ये जो जीरोथ लॉ है कुछ ऐसी इसका बड़ी सिग्निफिकेंट नहीं है भैया, अगर हम इसको सेकंड लॉ बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ लाया, और जो सेकंड लॉ लाया कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल छोटी सी बात है भैया। हाँ बात तो सही है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ कहता क्या है कि मान लो जो ए है सॉरी जो ए है जो ए है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। भैया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम, आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, आइसोथर्मल बोल सकते हो या थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। भैया क्या मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का, मैंने कहा थर्मल मतलब टेम्परेचर, मान लो जितना टेम्परेचर इसका है उसका टेम्परेचर इतना भी है, तो ये दोनों क्या हुए, आइसोथर्मल हुए भैया। मैंने कहा अगर ए सी के साथ भी आइसोथर्मल में है, ए सी के साथ आइसोथर्मल में है, ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम सेम है तो इस केस में सी और बी भी भैया एक दूसरे से क्या होंगे, आइसोथर्मल में होंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ था भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं। क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास बिल्कुल नहीं आते, जीरोथ लॉ कुछ लॉ ही नहीं समझो, ठीक है ना, बस भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से, टॉपिक को एडवांस लेवल तक ले जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या, मैंने कहा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मैंने कहा हीट कैपेसिटी भी एक होती क्या है, मैंने कहा हीट कैपेसिटी कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात नहीं है, क्या तो वैसा क्यों बोलते हो। मैंने कहा एक बॉडी है, एक बॉडी है, एक सिस्टम है, इसको, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से हमें इंक्रीज करना है, इसका टेम्परेचर जितना भी टेम्परेचर है पर उसका 1 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, जितना हीट उसे रिक्वायरमेंट होगी, जितना हीट उसे रिक्वायरमेंट होगी, उसी जो हीट को उसे क्या बोल देंगे, हीट कैपेसिटी बोल देंगे। खत्म टॉपिक, खत्म। मैंने कहा हाँ टेम्परेचर रिक्वायर्ड, नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, बाई 1 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाई 1 डिग्री इज नोन एज हीट कैपेसिटी। इस सिस्टम की 1 डिग्री से हीट हमें इंक्रीज करनी है, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी इस सिस्टम की 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसे हम बोल देंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है भैया। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, हाँ भैया। मैंने कहा कि डेल्टा, ऐसे लिखो, मैंने कहा हीट को मैं क्यू से लिखता हूँ, कितना हीट रिक्वायर है, ठीक है ना, हाँ भैया। हीट कितना रिक्वायर है, एक टेम्परेचर डीटी को इंक्रीज करने में, एक छोटा सा टेम्परेचर डीटी को इंक्रीज करने में जितना हीट रिक्वायर होता है उसे कहते हैं क्या, हीट कैपेसिटी, ठीक है भैया। मैंने कहा कि क्या तुम मुझे एक छोटा सा एक बॉक्स है, इसका तुम मुझे बता सकते हो इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हीट कैपेसिटी होगी, कितना हीट रिक्वायर होगा, ठीक है। मैंने कहा एक बड़ा सा राउंड से स्फेरिकल बॉल है तुम बता सकते हो कि इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर होगी। मैंने कहा एक बॉल बड़ा है, इसका बता सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ाने में कितना हीट रिक्वायर होगी, एक घंटे। इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना भी है, इसका भी 1 डिग्री बढ़ाना भी है, इसका भी 1 डिग्री बढ़ाना भी है। 1 डिग्री सेल्सियस कैलोरी दोनों ले सकते हैं, ठीक है, मैं 1 डिग्री की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं सेल्सियस नहीं लिखाना चाहिए क्योंकि ठीक है ना, हाँ भैया। मैंने कहा इसका भी 1 डिग्री बढ़ाना है, इसका भी 1 डिग्री बढ़ाना है, इसका भी 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है। मैंने कहा इसका कितना हीट रिक्वायर होगा, इसका कितना रिक्वायर होगा, इसका कितना रिक्वायर होगा। भैया पहली बात तो ना ये छोटा है, इसका कम हीट में काम चल जाएगा, ये बड़ा है तो इससे बड़ा है भैया, इसका थोड़ा सा और देना पड़ेगा, ये तो और बड़ा भी है, इसका थोड़ा सा और देना पड़ेगा। ओवरऑल भैया हम ये लिख सकते हैं भैया, हीट इज, ये क्या कहते हैं भैया, हीट कैपेसिटी इज अमाउंट डिपेंडेंट, अमाउंट डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट,
मास डिपेंडेंट। और क्या लिख सकते हैं भैया, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भैया, ये सब लिख सकते हैं हम, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में हम ये सब लिख सकते हैं। मैंने कहा एक मिनट, एक छोटा सा बॉक्स बनाया था, एक बड़ा सा बनाया था, एक और बड़ा सा बनाया था, क्या स्फेरिकल। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम ठीक है ये छोड़ो, मैंने कहा एक मैं 500 किलो का एक बड़ा सा बॉक्स देता हूँ 500 किलो का, तुम मुझे बता दो उसका हीट कैपेसिटी कितना होगा, कितना हीट रिक्वायर होगा उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। नहीं बता पाएंगे भैया, हम नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो उसको हम हीट करें देखते रहे कितना हो रहा है, पर ये सब करने में टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक और दिया 100 किलो का भैया, हम मैंने कहा इसको बता दो, नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बता पाऊंगा भैया, पहली बात तो ना आप ऐसा कुछ मीजर दो, ऐसा कुछ मीजर दो कि हम मीजर कर पाए, आप कुछ ऐसा टर्म दो, ऐसा कुछ चीजें हमें बताओ, ऐसे कुछ चीजें हमें बताओ ताकि हम उसको मेजर कर पाए आसानी से पेन कॉपी से। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो भैया। मैंने कहा क्या, आप ना मुझे बता दो 1 ग्राम के लिए हीट कितना बढ़ाना पड़ेगा। एक सबसे छोटा चीज लेते हैं, यूनिट लेते हैं, जैसे ग्राम। अब वेट को नापने के लिए ग्राम यूज होता है, ग्राम किलोग्राम, सबसे छोटा यूनिट लेते हैं 1 ग्राम। मैंने कहा 1 ग्राम क्या मतलब, आप मुझे बता दो 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए 1 ग्राम अमाउंट, या तो 1 ग्राम अमाउंट का हीट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर होगा, आप मुझे ये बता दो। मैं 500 किलो का बता दूंगा, मैं 100 किलो का बता दूंगा, मैं बता दूंगा। मैंने कहा तुम अच्छा 1 ग्राम का पूछ रहे हो, हाँ। मैंने कहा तुम तो ग्राम का स्पेसिफिक कर रहे हो, मतलब कि एक स्पेसिफिक 1 ग्राम का पूछ रहे हो, हाँ भैया। मैंने कहा और कुछ पूछ सकते हो, अच्छा ठीक है आप ये भी बता दो, आप इसके साथ और एक चीज बता दो। मैंने कहा और एक चीज क्या भैया, आप केमिस्ट्री में जो यूज होता है मोल ना, हाँ आप उसका बता दो, एक मोल का कितना होगा, सबसे छोटी यूनिट जो मोल है ना भैया, आप उसका बता दो, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें रेज करना है तो कितना हीट रिक्वायर होगा, आप उसके लिए डिफाइन कर दो, और 1 ग्राम के लिए डिफाइन कर दो ना, हम बता देंगे किसी भी केस में कितना हीट रिक्वायर होगा। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारी बात में काफी ज्यादा दम है यार, मैं थोड़ा सा हिल गया, मुझे ठंडी लगने लगी, सर्दी वैसे भी है, पर कोई नहीं। मैंने कहा यार बात सही है, हाँ चलो ठीक है, इसको लिख लियो, हाँ इरेज कर दो, बस भैया ठीक है। तुम्हारी बातें मुझे थोड़ी सी डरा रही है। मैंने कहा, आपने कहा कि डरा क्यों रही है, मैंने कहा तुम्हारी बातें मुझे इसलिए डरा रही है, तुमने ना मुझे एक छोटी चीज के बारे में पूछ लिया। क्या मतलब, तुमने कहा कि मुझे बताओ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मुझे बताओ भैया, आपने मुझसे कहा, पर आपने मुझे 1 ग्राम का बताओ, 1 ग्राम के लिए कितना हीट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा तुम मुझे स्पेसिफिक कर रहे हो कुछ, अगर 1 ग्राम के लिए हमें पूछना है कि कितना हीट रिक्वायर करेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपने 1 ग्राम फिक्स कर दिया, हाँ भैया आपने फिक्स कर दिया, इसका इतना हीट हमेशा होगा, चाहे आप यहां से 1 ग्राम निकालो, चाहे यहां से 1 ग्राम निकालो, चाहे यहां से 1 ग्राम निकालो, फिक्स है भैया। इसका और इसका सबका एक ही ग्राम, सबका उतना हीट लगेगा, बराबर हीट लगेगा भैया, क्योंकि अमाउंट सेम है भैया, हम उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरी बात भैया, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव नहीं होगी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव थी, पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव होगी भैया, ठीक है ना। पहली चीज ये क्या है, इंटेंसिव है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट रिक्वायर टू रेज द temperature by 1 degree of 1 gram of sample। उतना हीट रिक्वायर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम सैंपल का, उसे बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है भैया, हम इसे एस से न्यू कहते हैं, छोटे एस से, ठीक है भैया। मतलब ये बस वही है भैया, आपने वही अभी जो आपने जो उधर फॉर्मूला था कैपिटल सी करके आपने कहा था अरे एक मिनट, आपने वही फॉर्मूला कहा था भैया, तो कैपिटल सी करके लिखा था भैया, डी क्यू हीट रिक्वायर बाई डेल्टा टी बाई डी टी,
हाँ भैया, dt क्या है, टेम्परेचर भैया, ये क्या है, ये हीट रिक्वायर्ड है भैया, हीट रिक्वायर्ड ना, ये क्या है, ये टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस है, ये छोटा सा लिया ना, उसे dt लिख दिया, ठीक है भैया। मैंने कहा इतना भी लिख रहे थे, हाँ पिछले केस में। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखने क्या है, ये इसमें फिक्स कर दिया है 1 ग्राम के लिए भैया, 1 ग्राम मास m के लिए भैया, 1 ग्राम के लिए, और इसको भी हम डिनोट करते हैं s से भैया, छोटे s से भैया। हाँ भैया, मैंने कहा उसके लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा ये बन जाएगा, हाँ भैया, तो इसके लिए भी हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, मैंने कहा हीट रिक्वायर्ड, हाँ भैया ये डी क्यू कितना होगा भी हीट रिक्वायर्ड भैया। अच्छा डी क्यू निकालना चाहते हो, हाँ भैया, भैया ये एम और एस, एम एस डी टी भैया, ये फॉर्मूला आ गया भैया। अच्छा ये फॉर्मूला आ गया, हाँ भैया। मैंने कहा हीट रिक्वायर्ड करना है, अगर एक 1 ग्राम का हमें इतना चीज चाहिए भैया, 1 ग्राम, और उसका हमें अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता चल जाए भैया, और हमें dt पता चल जाएगा, तो हम बता देंगे क्या कि स्पेस क्या भैया, कितना हीट रिक्वायर होगी 1 ग्राम सैंपल को बताने के लिए। 1 ग्राम सैंपल को हीट 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना रिक्वायर होगी हम बता देंगे। बात सही है, वही बात सही है। इसके 2 केसेस बनते हैं, इसके 2 केसेस बनते हैं। 2 केसेस कैसे, मैंने कहा पहली बात तो ये ठीक है ना, इतना समझ गए, हाँ भी इतना समझ गए। मैंने कहा मेन फॉर्मूला ये नहीं है, क्या मतलब ये, मैंने कहा मेन फॉर्मूला ये नहीं है, मेन फॉर्मूला ये नहीं, मैंने कहा नहीं। तो ये मेन फॉर्मूला नहीं है, तो मेन फॉर्मूला कौन सा है, मैंने कहा जो एस है ना, इसको देने के तरीके होते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ से 2 टाइप के बनते हैं, एम तो फिक्स है, मास है भैया, हाँ 1 ग्राम मास फिक्स है। मैंने कहा जो एस है ना, हीट कैपेसिटी जो है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, इसका नंबर अलग अलग रहता है, नंबर अलग रहता है, हाँ। कभी कभी नंबर 4.18 जूल पर जूल ग्राम डिग्री दे देता है, कुछ ऐसा करके दे देगा। कभी कभी क्या होगा, वो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, वो बोल देता है 2t प्लस टी स्क्वायर, वो टेम्परेचर के एक इक्वेशन फॉर्म में दे देता है। वो क्या कहता है, टेम्परेचर फंक्शन दे देता है। बात तो सही है, मैंने कहा यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, पर यहाँ पे एक नहीं दिया, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके हमें टेम्परेचर के फॉर्म में दिया, टेम्परेचर के फंक्शन में दिया है, हाँ भैया टेम्परेचर के फंक्शन में दिया है। टी क्या है भैया, यहाँ पे ऐसे लिख दो, टी ऐसे लिख दो, ठीक है, कैपिटल टी लिख दो भैया, ये टेम्परेचर के एक फंक्शन में दिया भैया, ये डायरेक्ट हमें स्पेसिफिक हीट नहीं दिया। मैंने कहा बात तो सही है। अब क्या भैया, तो अगर मान लो हीट, अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी, अगर हीट कांस्टेंट हुआ, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, उसके लिए फॉर्मूला एम एस इंटू एम एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या भैया, T2 माइनस T1। टेम्परेचर चेंज होगा ना, 1 डिग्री से पहले कितना टेम्परेचर था, बाद में कितना हो गया, पहले कितना था, उसका चेंज होगा, हाँ भी बात सही है। अगर भैया मान लो वो कांस्टेंट ना हुआ, वो वेरिएबल की तरह, मैंने कुछ फंक्शन में, टेम्परेचर के फंक्शन में अगर एस को दिया, तो क्या होगा, मैंने कहा उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, एम बाहर आ जाएगा, एस डी टी ऐसे ऐसे हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेके T2 तक, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक इससे फॉर्मूले से बनते हैं, बस। बाकी सब समझने के लिए थी, इंपॉर्टेंट ये था। आई थिंक इतना क्लियर होगा। क्या था, मैंने कहा एस यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है ना, एस यहाँ पे बाहर आ गया, एस यहाँ पे बाहर आ गया, क्यों आ गया, एस यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, अगर एस इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, इतना फॉर्मूला है, ओके। ये कितना था कहानी, ये था भैया, ये कहानी किसके लिए थी, 1 ग्राम सैंपल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, बोलूं, एक क्वेश्चन करा दीजिए इस लेवल का। एक वाटर है, 5 ग्राम वाटर है, उसका जो हीट है, तो मतलब उसका जो टेम्परेचर है, वो 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस करना है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस करना है। तो बता दो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, अगर
अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री है। जूल पर ग्राम डिग्री क्या है? मैंने कहा वही यूनिट है। तो भैया आप ये पूछ रहे हो? हाँ भैया, भैया वही मैं पूछ रहा हूँ ना, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी भैया पूछ रहे हो? हाँ भैया एम एस डी टी भैया। आप ये हीट रिक्वायर्ड पूछ रहे हो ना? हाँ भैया मास कितना है? मैंने कहा मास कितना है? 5 ग्राम है। हाँ ये 5 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट क्या है भैया? स्पेसिफिक हीट भैया वो है भैया 4.18 है भैया, 4.18 है। मैंने कहा डी टी क्या? टेम्परेचर भी चेंज इन टेम्परेचर क्या भैया? भैया 20 डिग्री से 60 डिग्री जा रहा है। 60 माइनस 20 कितना भैया? 40 डिग्री का नजर आ रहा है भैया, ये हो जाएगा भैया। मैंने कहा बात सही है। अगर मैं हीट की जगह इसकी एस की जगह मैं दे देता टी स्क्वायर प्लस 2t, अगर मैं इसकी जगह दे देता टी स्क्वायर प्लस 2t, अब करके दिखाओ भैया। बस अब कुछ नहीं। मैंने कहा अब क्या? मैंने कहा अब भैया ना फॉर्मूला लगेगा ये वाला, T1 से लेके T2 तक। अब ये फॉर्मूला लगेगा भैया। मास तो सेम है ये 5 ग्राम। हाँ ये S की जगह भैया, और ये है भैया, हाँ भैया टी स्क्वायर प्लस 2t भैया। अब इसको चेंज करेंगे कितने से कहां तक भैया? 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। आप चेंज करिए, अब इंटीग्रेट करके आंसर जो है आंसर लिख देंगे। मैं कहा बस इतना ही था। बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस सारी चीजें रिलेवेंट है, जितना मैंने बताया बस उतना ही पूछा जाता है, इससे और कुछ नहीं पूछा जाता। बस ये 2 फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टाइप के। ठीक है ना? अब भले ही अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना रहे, कई कॉन्सेप्ट को मिला के ये भी उसी में मिला के कैसे मिलेगा आगे मैं बताऊं। ठीक है ना? बस चिंता की जरूरत नहीं। बस आई थिंक इतना क्लियर हुआ ना? हाँ जो चीज नहीं दिख रहा हो अब देख लो। ठीक है ना? अब दिख रही है लाइट बंद करने पे? ओके भैया, मैंने कहा लाइट बंद ही रहने दे। चलो जल्दी दो। ओके ना? भैया एक चीज आपने बताई नहीं। मैंने कहा क्या नहीं बताई मैंने? मेरी बात सुनो। आपने ना 1 ग्राम के लिए तो बता दिया, मतलब आप अगर 1 ग्राम का हमें पता चल गया हीट रिक्वायर्ड, हाँ उसकी जगह आपने 5 ग्राम का पूछा, मैंने बता दिया ना, बता दिया। हाँ 50 ग्राम का पूछेगा बता दोगे? हाँ बता देंगे, वही है। मैंने कहा हाँ या ना? हाँ भैया। 100 ग्राम का बता दोगे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ भैया बता देंगे। एक मिनट भैया, हमारे मन में क्वेश्चन है। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन भैया? 1 ग्राम वाला तो बता दिया। अगर मोल वाला है तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या लगाएंगे? अगर मोल कॉन्सेप्ट वाला मतलब कि मोल में आया, एक छोटे आप मतलब ग्राम को बता दिए ना, 1 ग्राम को बता दिए ना भैया। हाँ एक काम करो ना भैया, मोल का बता दो। मोल का बता देते भैया, उसका भी काम हो जाता। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी। अगर मोल का पूछना है, एक छोटे से मोल का, सिर्फ 1 मोल का, हाँ भैया उसको बोल देंगे भैया मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या है भैया? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भैया। एक छोटी सी 1 मोल के लिए पूछा है भैया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भैया। भैया ये भी कुछ नहीं है भैया। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो भैया, भैया इसे हम डिनोट करते हैं भैया किससे भैया? मैंने कहा इसे छोटे सी से डिनोट करते हैं भैया। इसे छोटे सी से, हाँ भैया मैंने कहा इसे छोटे सी से डिनोट करते हैं। एक काम करते भैया, क्या भैया? हीट रिक्वायर्ड भैया अपॉन कितने, एक टेम्परेचर, छोटा सा टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, यही फॉर्मूला होता है। और भैया 1 मोल के लिए भैया वहां पे क्या था भैया? इससे पहले वाले के लिए 1 ग्राम के लिए क्या फॉर्मूला था भैया? डी क्यू अपॉन भैया वही टेम्परेचर dt के लिए भैया, पर वहां पे मास के लिए था भैया 1 ग्राम के लिए, पर यहाँ पे मोल्स के लिए भैया फॉर्मूला वही है भैया। मैंने कहा ठीक है, काफी अच्छा, इतना तुम समझ रहे हो। आई थिंक विजिबल है। हाँ भैया विजिबल। मैंने कहा यार अच्छी बात है, इतना कुछ समझ रहे हो तुम। हाँ समझ तो आ रहे। मैंने कहा यार हीट रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे भैया? डी क्यू इक्वल टू उधर ले जाएंगे एन सी डी टी भैया, एन सी डी टी। इतना समझ हाँ भैया ऐसे बन जाएगा। एक मिनट भैया, अब इसका भी केसेस बनने चाहिए। सी यहाँ पे अगर कांस्टेंट गिवन हुआ तो फॉर्मूला वही लगेगा भैया। हाँ भैया बात तो सही है, सी अगर वही हुआ तो ठीक है। सही बात, सही आपकी बात सही है। सी अगर वेरिएबल हुआ, मतलब किसी फंक्शन में दिया, टेम्परेचर के फंक्शन में दिया गया तो उसका कुछ और रहेगा। बात सही है, सही है, एकदम सही। पर ना ये जो कैटेगरी होती है इंपॉर्टेंट क्यों जाती है पता है? पहली बात तो इसे मोल में डाला जाता है। हाँ मोल है, हाँ भैया
दूसरी बात, आइडियल गैस की डिस्कशन करते हैं। हाँ भैया, आइडियल गैस की डिस्कशन करते हैं भैया। एक बीकर होगा, एक सिस्टम होगा, सिस्टम के अंदर कुछ आइडियल गैस डाली जाएंगी। गैसेस को हम मेनली हम क्वेश्चन में गिवन करते हैं मोल के फॉर्म में। हाँ भैया, अब उस सिस्टम के अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम की ज्यादा बातें करते हैं। हाँ, तो ये साइंस वालों ने क्या किया, इसमें दो कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया। क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ कि एक मोल का हीट 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर होगा। सॉरी, हाँ ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है। मैंने क्या कहा कि एक वॉल्यूम, एक मोल का, मैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक मोल का हीट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब बाबू मलिक भैया आप ये कैसे? मैंने कहा आ जाओ। क्या भैया? मैंने कहा उसके लिए डिफाइन होता है दो चीजें। क्या भैया? एक इतना लिख लियो। हाँ, मैंने कहा उसके लिए कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है सीवी एंड सीपी। सीबी एंड सीपी, हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जल्दी से लेक्चर को एंड करते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा के डिटेल में इनकी डिस्कशन को मैं एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे तो अच्छी लेवल तक बनेंगे। ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब इसके सब टॉपिक डालेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे। ओके ना? हाँ भैया। ओके, मैं लाइट को करता हूँ थोड़ा सा बंद ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे, और स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। ठीक है ना? दो लाइन ऐसे करना, एक लाइन ऐसे। ठीक है? हाँ, मोलर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना? ओके भैया। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना? दो चीजें बनेंगी। ठीक है भैया, मैंने कहा इसमें आते हैं। इसमें हम सी कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी को देखते हैं। सी वी, हाँ, इस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भैया, डी क्यू बाई dt। एक मोल का देखते हैं। हाँ भैया, मैंने कहा इसमें हीट, कितना हीट रिक्वायर होगा भैया? इसमें हीट रिक्वायर होगा डी क्यू इक्वल टू एन सी वी डी टी भैया। इसमें दो केसेस बनेंगे भैया। एक केसेस में भैया, अगर यहाँ पे जो सीबी है भैया वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट ना हो भैया, टेम्परेचर के डिपेंडेंट ना हो भैया, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। हाँ भैया, मतलब कि अगर यहाँ पे सीबी कुछ कांस्टेंट हो, हाँ भैया, डाई कुछ नंबर में गिवन हो भैया, हाँ भैया, मान लो 5 4 3 ऐसे करके गिवन हो भैया, हाँ भैया, तो भैया उसके लिए फॉर्मूला बनेगा कांस्टेंट है। हाँ भैया, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एन सी वी डेल्टा टी भैया। ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं भैया? चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 भैया, ऐसे लिख सकते हैं भैया। अगर यहाँ पे CV कोई गिवन ना हो, मतलब किसी टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, टेम्परेचर के फंक्शन में ना गिवन हो बाबू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भैया। दूसरे टाइप में कैसे बनता है? क्या गिरा, छोड़ो। दूसरे टाइम क्या बनता है? अगर CV टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, मान लो 2T प्लस टी स्क्वायर, टेम्परेचर के डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर के कुछ फंक्शन में गिवन हो, उसकी जगह हम कैसे लिखेंगे भैया? उसकी जगह भैया कुछ नहीं भैया, मोल को बाहर लाएंगे क्योंकि मोल तो कांस्टेंट है भैया। ओके भैया, CV इंटू dt भैया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 तक भैया, बस खत्म। दो चीज फॉर्मूले बन गए, दो फॉर्मूले बन गए। हाँ भैया, समझ आया भैया? हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी समझ आ रही भैया एट कांस्टेंट वॉल्यूम भैया। कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैंने कहा सेम होगा, सब कुछ सेम।
कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी है डी क्यू अपॉन डी टी, एक मोल के लिए। हाँ भैया, मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर के लिए कितना हीट रिक्वायर होगा, डीपी इक्वल टू एन सी पी इंटू डी टी। ये दो केस बनेंगे भैया, मैंने कहा दो केस कौन कौन से भैया, पहला केस आई थिंक इट इज विजिबल ना, ये पहला केस बनेगा भैया, अगर यहाँ पे सीपी जो है टेम्परेचर के डिपेंडेंट ना हो, मतलब कोई कांस्टेंट हो भैया, तो एन सीपी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1 सीपी T2 माइनस T1 करके भैया एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। हाँ भैया, अगर ऐसा कुछ रहा यहाँ पे सीपी कांस्टेंट आया भैया, ठीक है भैया, गिवन है क्वेश्चन में। और भैया दूसरा क्या बन जाएगा भैया, एन को बाहर लाएंगे, अगर सीपी इंडिपेंडेंट मतलब सीपी डिपेंडेंट हुआ किस पे, टेम्परेचर के, यानी या टेम्परेचर के फंक्शन पे कुछ गिवन हुआ, तो सीपी dt लिख देंगे भैया, इंटीग्रेशन कर देंगे T1 से लेके T2 तक भैया। आई थिंक इतना क्लियर हुआ बस भैया। अब मैं इसमें काफी सारी कहानियां आपको करके बताता, मतलब कि जैसे और सारे अच्छे अच्छे टीचर्स बताते हैं, उनके पास होता है इनफ टाइम्स रहते हैं, इनफ लेक्चर्स रहते हैं ना, हमें जल्दी कवर करना है, रिलेवेंसी कवर करना, मतलब रिलेवेंट चीज करनी है, क्वेश्चन जैसे बनते हैं सारी उतना चीज, इतना चीजें सारे टीचर्स बताएंगे। बस ये रहेगा कि वो थोड़े से कहानी मतलब थोड़ा सा और टाइम लेके आराम से बताएं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली बताया, सब कुछ अच्छे से बताया। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छा है तो सब कुछ डिस्कस करोगे। अभी बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने कुछ नहीं छोड़ी है, ठीक है भैया। मूलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है भैया, इतना हो गया, ठीक है भैया। मेरी बात सुनो, अब मैं एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, उसकी चीजें लास्ट में बस वो एक ही लाइन याद करनी पड़ेगी, मतलब एक लाइन समझनी पड़ेगी, बाकी वो चीजें थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। पर उससे पहले मैं कुछ इन सभी चीजों को एक बार समराइज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से एक बार समराइज करना चाहता हूँ, लिख लेना, ओके ना, ओके। मेरी बात सुनो, सब कुछ स्टार्ट हुआ था हीट कैपेसिटी से, सब कुछ स्टार्ट हुआ था हीट कैपेसिटी से, सब कुछ स्टार्ट हुआ था हीट कैपेसिटी से। हाँ भैया, हीट कैपेसिटी से सब कुछ स्टार्ट हुआ था ना। हाँ भैया, आपने कहा हीट कैपेसिटी ठीक है भैया, dq बाई dt भैया, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री हमें बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा, वही तो, मतलब कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर होगा, वही तो होता है dq बाई dt, ठीक है भैया। पर आपने कहा था उसके बाद आप आए थे, थोड़ा सा आपका नौटंकी बढ़ गया था, आपने कहा कि 1 ग्राम को बता दो भैया, आपने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दो, मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा हूँ, हाँ भी आप ये बता दो। उसके लिए फॉर्मूला मतलब खाया, थोड़ा सा उसे छोटी एस से डिनोट कराया, dq बाई dt, मैंने m लगाया। हाँ भैया, आप इसकी जगह dq आया ms dt करके भैया, दो फॉर्मूले बने भैया, दो फॉर्मूले कौन कौन से बने भैया, अगर s इंडिपेंडेंट हुआ तो ms T2 माइनस T1 करके भैया, अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो ms dt T1 से लेके T2 तक भैया, ठीक है भैया। उसके बाद भैया दूसरा टाइप का बना भैया, एक मोल का बता दो भैया, एक मोल का भैया। आप एक मोल का पूछने में भैया तो इसमें दो केसेस बनती है भैया, अगर एक मोल का पूछने में भैया तो मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे इसे, मोलर हीट कैपेसिटी। बेसिकली भैया ये आइडियल गैसेस के लिए डिस्कशन होता है, इसमें दो टाइप के बन गए भैया, इसमें दो टाइप के बन गए भैया, कौन कौन से भैया, तो एक तो भैया एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम भैया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक मोल के लिए, और एक कांस्टेंट प्रेशर पे भैया। हाँ भैया, इसके लिए भैया जो फॉर्मूले बने भैया, इसके लिए जो फॉर्मूले बने CV इक्वल टू dq बाई dt एट n वॉल्यूम, इसके लिए dq बना भैया n CV dt भैया, दो बने भैया, दो कौन कौन से, आई थिंक इतना विजुअल होगा, मैं लिख लेता हूँ फिर देखता हूँ, ठीक है भैया, दो बने भैया, दो कौन से भैया, NCV T2 माइनस T1 करके भैया, दूसरे भैया NCV dt भैया, इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक भैया, इतना हुआ। हाँ भैया, इतना था। हाँ भैया, उसके लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए भैया, कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू कितना हो भैया, dq हीट रिक्वायर्ड बाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री, कितने, एक मोल के लिए, यही इतना आया, CP NCP dt करके भैया
ये बना। हाँ भैया ये भी दो दो कैटेगरी था भैया, एक इंडिपेंडेंट के लिए एक डिपेंडेंट के लिए। मैंने कहा काफी अच्छा, इतना मैं डिस्कस किया। हाँ भी इतना डिस्कस कर लिया, ठीक है, समराइज हो गया ना। हाँ अब दिमाग में बैठा रहेगा कि 1 ग्राम के लिए एक ही केस बना, पर अगर 1 मोल के लिए बात करें तो 2 केस में सब टॉपिक में बढ़ गया, ठीक है ना। एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आई थिंक इतना क्लियर होगा। क्लियर हुआ ना, ओके। डीपीपी मैं बोल रहा हूँ पहले से, डीपीपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लेक्चर देखने के बाद आप डीपीपी सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, ओके भैया। मैंने कहा इतना समझूंगा। हाँ लास्ट 2 मिनट का टॉपिक है, मेरी बात सुन लो, कोई अलग टॉपिक नहीं है, बस यही थोड़ा सा और एक चीज बताना है मुझे, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन किसी घुमा फिरा के ये दिया जाएगा कि सीपी बड़ा है या सीपी बड़ा है या सीबी बड़ा है। क्या मतलब मतलब कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सी भी बड़ा है या सी पी बड़ा है। ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या मतलब, मैंने कहा किसमें ज्यादा हीट रिक्वायर होगी, बस यही पूछना चाहता है, इसमें ज्यादा हीट रिक्वायर होगी या इसमें ज्यादा हीट रिक्वायर होगी। 2 क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से पूछ रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सा बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा 2 केस लेते हैं, एक सिस्टम हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, एक इसका भी सिस्टम लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा इस सिस्टम को ओपन कर देते हैं, ठीक है, आपने इस सिस्टम को ओपन कर दिया, मैंने कहा इस सिस्टम को भी ओपन कर दो, ठीक है, आपने ओपन कर दिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, हाँ भैया। मैंने कहा ये पिस्टन है, हाँ भैया ये पिस्टन आपने लगा रखे हैं ना, पिस्टन आपने लगा रखे हैं। मैंने कहा पिस्टन ऐसे मत लगाओ, हाँ एक काम करो, इस पिस्टन लगा दिए, हाँ भैया। ऊपर से इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाने के लिए लकड़ी लगा दिए ताकि ये ऊपर ना उठ पाए, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज ना हो पाए, वॉल्यूम चेंज ना हो पाए। आपने नीचे से हीट लगाया, हाँ भैया हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो। इसके अंदर आइडियल गैसेस थी, हाँ आइडियल गैस हुआ, हाँ प्रेशर बदल रहा है भैया, प्रेशर बदल रहा है भैया, प्रेशर चेंज हो रहा है भैया, हाँ भैया प्रेशर चेंज हो रहा है, हीट पर वॉल्यूम नहीं बदल रहा है भैया, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया, बस कुछ नहीं, कुछ हार्ड नहीं है। मैंने कहा इसमें मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मली ऐसे पिस्टन रख दिया ऊपर, ठीक है, मैंने इसको भी हीट दिया, मैंने इसको भी हीट दिया, इसको भी हीट दिया। इसका क्या हुआ भैया, इसका प्रेशर बदल रहा था, प्रेशर बदलने वाला था भैया, प्रेशर बदलने वाला था, पर वॉल्यूम जो था भैया ये थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा ऊपर ये पिस्टन उठ के कुछ यहाँ पे पहुंच गया भैया, हाँ यहाँ पे पहुंच गया भैया, थोड़ा सा पिस्टन उठ के इसका जो प्रेशर मेंटेन कर लिया भैया। प्रेशर अब भी भैया बराबर है भैया, कांस्टेंट पे है भैया। अभी प्रेशर मान लो पहले 4 एटीएम था, अब भी 4 ही एटीएम है भैया। थोड़ा सा वॉल्यूम उसने एडजस्ट करके, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के उसने ये एडजस्ट कर लिया, ठीक। पर यहाँ पे कुछ नहीं था भैया, प्रेशर तो यहाँ पे चेंज हो रहा था पर वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट था, ठीक है। इतना समझे, कुछ नहीं समझे। मैंने कहा कुछ भी बताया नहीं है मैंने, बस मैंने अभी तो अपना सब कुछ सिस्टम बताया, किस तरह मैं सिस्टम को डिजाइन कर रहा हूँ। मेरी आखिरी बात एक लाइन की सब कुछ क्लियर कर देगा। क्या बात है, मैंने कहा इसको हिट दे रहा था, हाँ ये इसका पिस्टन था, हाँ इसने रोक के रखा था, हाँ ठीक है। 2 केसेस देता हूं, कुकर में तुमने पानी रखा है गर्म करने के लिए, ठीक है, एक में कुकर में ऊपर ढक्कन बंद किया है, एक में तुमने कुकर में पानी रखा वैसे रख दिया गैस पे, पर उसमें तुमने ढक्कन नहीं बंद किया। 2 केसेस में पानी किसका जल्दी गर्म होगा, किसका पानी सीटी मारेगा, मतलब किसका पानी जल्दी खोलेगा। अब मुझे ये बता दो भैया, पहले केस में बंद है, वॉल्यूम नहीं बदला है भैया, वॉल्यूम नहीं है, सब कुछ अंदर ही है, सब कुछ प्रेशर अंदर ही बढ़ रहा है भैया, सब कुछ उतना ही अंदर है, प्रेशर यहाँ पे बदल रहा है, प्रेशर अंदर बढ़ता जा रहा है, बंद है भैया, इसलिए जल्दी सीटी मतलब कि जल्दी पानी इसका खोलेगा, उसका भी ये नहीं खोल पाएगा, उसका वॉल्यूम बदलता जा रही है। मैंने कहा समझे नहीं मतलब मेरी, चलो वॉल्यूम यहाँ बदला नहीं, यहाँ पे जल्दी गर्म होगा, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर दे रहे हैं तो जल्दी गर्म हो गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये पिस्टन उठता जा रहा है, पिस्टन उठता जा रहा है, मतलब भैया मतलब क्या हो गया, पिस्टन उठ रहा है भैया, वर्क बाय द गैस हो रहा है भैया, यहाँ पे भैया सिस्टम जो है भैया वो वर्क कर रही है भैया, अगर सिस्टम वर्क कर रही है भैया, वर्क डन यहाँ पे आएगा भैया, मान तब यहाँ पे जो हीट रहेगी भैया, कुछ हीट तो वर्क डन करने में खर्च हो जाएगी और कुछ हीट उसके बाद गर्म करने में भैया। मतलब भैया 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ज्यादा हीट रिक्वायर होगी, पर इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है भैया, इसमें वर्क डन हो ही नहीं रहा भैया, इसमें सिर्फ गर्म करने के लिए काम कर रहा है, पर इसमें वर्क डन के लिए काम कर रहा है और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है, इसमें हीट ज्यादा चाहिए होगी, इसमें हीट कम चाहिए होगी, इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है, इसमें वर्क डन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हाँ पी एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम होता है, हाँ भी डेल्टा भी होता है,
हाँ भी ठीक है। मैंने कहा प्रेशर कुछ भी हो, ठीक है, प्रेशर कुछ भी, क्या वॉल्यूम ऑफ V2 माइनस V1 होता है? यही होता है। हाँ भैया, वॉल्यूम V2 माइनस V1 होता है। मैंने कहा वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं भैया, चेंज, भैया चेंज इन वॉल्यूम भैया जीरो है भैया। मैंने कहा मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो वॉल्यूम जीरो नहीं आ जाएगा? हाँ भैया वॉल्यूम जीरो तो आ जाएगा, पर यहाँ पे भैया वॉल्यूम बदल रहा है भैया, E एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। भैया जो डेल्टा V है वो समथिंग समथिंग आ रहा है भैया, और P एक्सटर्नल कुछ प्रेशर तो है ही है भैया ना। तो इसमें वर्णन भी हो रहा है और हीट भी कर रहा है, तो इसमें ज्यादा हीट रिक्वायर होगी, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। आई थिंक इतना क्लियर हुआ, आई थिंक इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Cp इज ग्रेटर देन Cv। हुआ ना? ओके। तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बेसिक्स लेके एडवांस तक। इस लेक्चर में थोड़ी तबीयत मेरी खराब थी, मेरा थोड़ा सा आवाज अच्छा नहीं था, तो सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो तक के लिए पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी चिंता मत मत करना, IIT वाईटी होता ही रहेगा, बाकी अच्छे इंसान बनना वही बड़ी बात है, ठीक है ना।